वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो मिड टर्म की जो परीक्षा होती है उसके बारे में। तो मिड सेमेस्टर या मिड टर्म बोले तो उसकी परीक्षा जो होने वाली है आप सभी के कॉलेजेस में, तो उसके लिए खास करके यह वीडियो समर्पित रहेगा पूर्ण रूप से। और जो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे आपके उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसका आप एक प्रकार से आप देखते हैं उसमें इन टॉपिक्स से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे और जिन पर मैं चर्चा करने वाला हूं जिन टॉपिक्स पर, वो टॉपिक्स भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। लगभग यह वीडियो देखने से आपकी मिड टर्म में लगभग जो है सारे के सारे प्रश्न कवर होंगे और जो सेमेस्टर टाइप की परीक्षा होगी इसमें कम से कम 15 से 20 नंबर का आपका इसी वीडियो से आने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यही आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग अंत तक देखेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अगर दिल से पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। ओके, आप सभी लोग जानते ही हैं। चले, तो मिड टर्म परीक्षा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, एक प्रकार से जो मिड टर्म परीक्षा होती है और जो सेमेस्टर परीक्षाएं होती है उसके लेकर के खास करके मॉडल पेपर भी रहेगा आपके लिए। चलिए, मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का परिचय यानी इंट्रोडक्शन हमको जानना है इकोनॉमिक्स के बारे में। अच्छा, इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में ही आप देखते हैं व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र आ जाता है। आपके पेपर का नाम क्या है? सबसे मजेदार बात यह, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो माने क्या होता है? एक प्रकार से छोटा, माइक्रो माने छोटा और मैक्रो माने बड़ा। आप देखते दो पार्ट होते हैं ना इकोनॉमिक्स के, बोलिए हाँ होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो जो दो पार्ट होते हैं आप सभी को पता होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, उसमें रहता है MACRO, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, इन दोनों के डिफरेंस को भी हम समझेंगे। ओके, तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जो सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपके पेपर का नाम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चले, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं और कहीं से भी हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस यही सारे टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिएगा। पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र क्या है? शुरुआत में जब अर्थशास्त्र की बात होने लगी तो अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से भाई? पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से अर्थशास्त्र को हम जानते थे। इससे यह पता चलता है हमको कि उस समय जब पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से हम अर्थशास्त्र को जानते थे तो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को एक प्रकार से उसमें कोई अंतर हम नहीं स्पष्ट कर पाते थे, यानी कि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में कोई स्पष्ट भेद नहीं किया जाता था, ना ही अर्थशास्त्र को अन्य विज्ञानों से अलग किया जाता था, और यही विचारधारा थी। इसीलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी का संबंध आप देखते, मतलब कि एक प्रकार पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा गया। और पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंतर्गत आप देखते हैं धन की प्राप्ति, धन का संचय कैसे करना है, कैसे व्यय करना है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। आर्थिक भिन्नता का क्या कारण है, इसमें आप देखते हैं धन के अर्जन और व्यय का ये अध्ययन, तो ये सब कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंतर्गत किया जाता था। आप देखते हैं प्रतिष्ठित जो है आंग्ल अर्थशास्त्री हैं अंग्रेजी के, ठीक है, और उनका नाम है एडम स्मिथ, प्रोफेसर। तो एडम स्मिथ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इनकी एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है, इस पुस्तक में आप देखते हैं इसी पुस्तक के कारण से खास करके इनको क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड एडम स्मिथ। ओके, तो जो एडम स्मिथ महोदय हैं उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में ही आप देखते हैं इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग आप देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए खास करके किया गया। जिस प्रकार से सोशियोलॉजी शब्द एक प्रकार से अगस्त कॉम्टे ने दिया था, फ्रांस के निवासी थे, ठीक है, और उन्होंने जब दिया इसको और उससे पहले क्या कहते थे उसको हम जो है एक प्रकार से सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे सोशियोलॉजी को पहले, लेकिन जब उन्होंने नाम दे दिया, ठीक है, तो फिर उसको हम सोशियोलॉजी के नाम से अर्थ समाजशास्त्र कहने लगे। ठीक इसी प्रकार से अर्थशास्त्र को पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से हम जानते थे। जब ये इन्होंने अपनी पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के एक प्रकार से जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, तो उसमें जब इसका नाम का जिक्र किया तो अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, और इन्होंने एक प्रकार से अपना मत प्रकट किया और कहा कि अर्थशास्त्र में राष्ट्रों की संपत्ति के स्वरूप और इसके कारणों की छानबीन की जाती है, यानी इकोनॉमिक्स इज जो है प्रकार से कंसर्न्ड विथ इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केजेस
केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, ये एडम स्मिथ का कथन था। कहा कि अर्थशास्त्र में जो होता है राष्ट्रों की जो संपत्ति होती है उसके स्वरूप के बारे में, और वो जो स्वरूप बना उसके कारण, कैसे स्वरूप बना, किस प्रकार से राष्ट्रों की संपत्ति का स्वरूप है, क्या है, कैसे है, इन सभी कारणों की छानबीन जो करता है वो अर्थशास्त्र होता है। ठीक, एडम स्मिथ ने आगे भी कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, यानी इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये बात ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तक में ही परिभाषा आपको मिलेगी वेल्थ ऑफ नेशंस में। चूंकि इनके पुस्तक का नाम है वेल्थ, वेल्थ माने होता धन, धन पर इन्होंने बल दिया। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। और दूसरे विद्वान आते एडम स्मिथ के ही अनुयायी थे, फ्रांसीसी व्यक्ति थे, उनका नाम था जेबी से। जेबी से नाम का जब व्यक्ति आता है अर्थशास्त्र में खास करके, तो वो कहता है अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर के कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन या संपत्ति की विवेचना करता है। ठीक, इन्होंने क्या कहा था कि अध्ययन करता है, यानी कि उसका विज्ञान, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उन्हीं के फ्रांसीसी अनुयायी थे जेबी से। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, अर्थात विज्ञान, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो धन या संपत्ति की विवेचना करे या करता है। ठीक, इसके बाद में आते हैं तीसरे नंबर पर प्रोफेसर वाकर या प्रोफेसर वाकर। प्रोफेसर वाकर कहते हैं, ठीक है, या वालकर बोल सकते हो, लेकिन यल यहाँ पर साइलेंट होगा, तो प्रोफेसर वाकर। प्रोफेसर वाकर कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है, यानी इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स ऑफ या टू हेल्थ, ओके, वेल्थ, सॉरी हेल्थ गलत निकल गया। तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जो धन से संबंधित है उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ। ओके, कुल मिलाकर के आप देखते हैं अर्थशास्त्र एक निरंतर विकासशील विषय है, और इस विषय को सर्वप्रथम प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य किया था अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने। आप सभी ने मार्शल का, पीगू का, इन लोगों का नाम सुना होगा। प्रोफेसर मार्शल ने सर्वप्रथम, फिर उसके बाद में प्रोफेसर पीगू, फिर केनन और फिर क्लार्क, ये लोग आते हैं और इन्होंने एक प्रकार से अर्थशास्त्र को रास्किन और जो है कार्लाइल जैसे विद्वानों की कटु आलोचनाओं से बचाया, और इन सब ने मिलकर के प्राचीन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं के दोषों को, त्रुटियों को समझा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। और इन सब ने कहीं ना कहीं पे यह स्पष्ट कर दिया कि धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए है। और इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र प्रधानतया धन का अध्ययन नहीं करता है, वरन इसके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मानव, उसका सुख व समृद्धि, एक प्रकार से जो मानव की सुख और समृद्धि है, इससे अध्ययन मतलब ये होता है। खास करके धन तो केवल साधन मात्र होता है, साध्य तो मानव कल्याण होता है, यानी मानव कल्याण के लिए ही, उसके निमित्त ही हम धन का उपार्जन करते हैं, धन को हम कमाते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों ने, एडम स्मिथ और अन्य जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे, उन लोगों ने जो कुछ धन पर बल दिया था, उस धन से हट करके ये लोग मनुष्य के कल्याण की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे। इस प्रकार से प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा आई। इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। वो कहते हैं कि राजकीय राज्य प्रबंध अथवा अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधी संपूर्ण मानव समुदाय का अध्ययन है। इसमें भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति, उपयोग से अत्यंत निकट संबंध रखने वाले व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयत्नों की छानबीन की जाती है। इस तरह यह एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। इस प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी परिभाषा देते गए, और कुल मिलाकर के आप देखते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स के चार मुख्य, इन्होंने कहा कि चार मुख्य आधार होते हैं इसके अर्थशास्त्री के। तो एक तो उद्देश्य, यानी मनुष्य के उद्देश्य अनेक होते हैं और तमाम सारे ज्ञात होते हैं, और उन्हीं उद्देश्यों का अर्थ मनुष्य की अनंत असंख्य असीमित जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं उन्हीं की पूर्ति के लिए तो एक प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। एक तो सीमित साधन है, साधनों के अनेक उपयोग हैं, आवश्यकताओं की तीव्रता व भिन्नता तथा चुनाव की समस्या, ये सब अर्थशास्त्र में एक प्रकार से इन चार जो मुख्य आधार हैं, ये अर्थशास्त्र के आधारों पर, इन्हीं चार आधारों पर अपनी परिभाषा देते हैं और कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार का, उसकी ज्ञात अनंत आवश्यकताओं और सीमित साधनों जिसका विभिन्न प्रकार से उपयोग हो सकता है, उसके बीच के संबंध के रूप में अध्ययन करता है। तो ये अर्थशास्त्र होता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा परिचय हमने जाना। अर्थशास्त्र के बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक,
अर्थशास्त्र के बारे में अगर बताएं तो इसके एक प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दो अर्थशास्त्र हैं। दो प्रमुख दृष्टिकोण मिलते हैं अर्थशास्त्र के, खास करके प्रोफेसर केनेथ ई बोल्डिंग ने अपने आर्थिक विश्लेषण से इसका वर्गीकरण किया है। पहला बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा बताया समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमको पढ़ना क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने एक प्रकार से क्या किया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें एक प्रकार से इन्होंने वस्तु की मांग की पूर्ति के आधार पर किया कि ये मांग की पूर्ति वगैरह के बारे में अध्ययन करता है, और दूसरे विश्लेषण में समस्त वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति के आधार पर किया है। यानी एक तो छोटा है और दूसरा बड़ा है, आप ये मान लीजिएगा, ठीक है। यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये एक प्रकार से आप देखते हैं क्या करता है, या तकनीकी क्या करती है, सूक्ष्म यानी कि व्यष्टि यानी माइक्रो जिसको कहते हैं उसका आर्थिक विश्लेषण कहलाती, जिसमें हम किसी एक वस्तु का, एक फर्म का, एक बाजार की दशाओं का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और ये दशा खास करके व्यष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। यानी कि जब हम किसी एक व्यक्ति, पर्टिकुलर कंपनी, फर्म, इन सभी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, या ऐसा एक प्रकार से शाखा अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा जो कि एक वस्तु, एक फर्म, एक बाजार की दशाओं का विश्लेषण करती है सूक्ष्म स्तर पर, तो वो एक प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। और दूसरी तरफ जो समस्त वस्तुओं के बारे में मांग और पूर्ति के आधार पर विश्लेषण करने की तकनीकी है, उसमें इन्होंने बताया कि इस तकनीकी में हमारे विश्लेषण का आधार संपूर्ण और समग्र होता है। आप इसमें देखिएगा कि खास करके जब राष्ट्रीय आय की बात होती है, उस पर बचत कैसे करनी है, विनियोग में बचत कैसे करनी है, इन सभी का आप देखते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय वगैरह के बारे में खूब, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, इन सभी के बारे में विस्तार से जब अध्ययन होता है तो समष्टि होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की किसी भी स्तर पर बचत विनियोग के बराबर होती है। विश्लेषण की या तकनीकी विधि जो होती है समष्टि या माइक्रो आर्थिक विश्लेषणों के द्वारा एक प्रकार से निकाली जाती है, और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में ही सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के समष्टि माने होता है कि जब बड़े स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर एक राष्ट्र के इनकम के बारे में अगर जानकारी मिलती है, उसका एक प्रकार से बचत कैसा है, विनियोग कैसा है, ये सब चीज़ों के बारे में, तो अगर एक बड़ा स्तर है तो वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र, और छोटा स्तर है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपके, क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो है इन दोनों का गहरा संबंध है, ये बात ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो विशिष्ट आर्थिक इकाई होती हैं उन इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो व्यापक अर्थशास्त्र होता है इसके अंतर्गत जो अर्थशास्त्री होते हैं वो समस्त या समग्र अथवा संपूर्ण पर विचार करते हैं। दूसरी बात कि व्यापक अर्थशास्त्र इसलिए व्यापक अथवा समष्टिभावी अध्ययन है कि वह अपने में पूर्ण है और इस अध्ययन को प्रभावित करने वाले किन्हीं चरों को छोड़ा नहीं गया है। और सूक्ष्म जो यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है किसी वस्तु या सेवा के मूल्य एवं उत्पादन के निर्माण के निर्धारण हेतु दी गई जो परिस्थितियाँ होती है उसकी मान्यता पर आधारित है। तो इस अध्ययन को प्रभावित करने वाले कुछ चरों को छोड़ भी दिया गया सूक्ष्म में। तो सूक्ष्म एक प्रकार से जो अर्थशास्त्र है वो अधूरा है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आप देखते हैं खास करके प्रोफेसर जे.के. मेहता ने व्यापक विश्लेषण किया और अध्ययन के तहत उन्होंने एक प्रकार से वो निकाला, और उन्होंने कहा कि खास करके उन्होंने मूल रॉबिन्स क्रूसो के अर्थशास्त्र के रूप में देखते हैं वो, और उन्होंने कहा कि क्रूसो यद्यपि एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में है, फिर भी उसके व्यवहार का अध्ययन जो है वो व्यक्तिगत रूप में भी अपने आप में पूर्ण है, और वही उत्पादन करता है, वही उपभोग करता है, वही बचत करता है। और इस तरह क्रूसो एक समवायी व्यवस्था है। तो क्रूसो एक प्रकार से क्या है, एक समवायी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के दोनों में, समष्टि में और व्यष्टि में, दोनों में क्या है, एक प्रकार से संबंध भी है। आप सभी को पता होगा कि पारस्परिक निर्भरता भी है दोनों की आपस में, ठीक है। और ख़ास करके आपसे पूछता है कि जो है अर्थशास्त्र के उपकरण के बारे में बताएं। तो अर्थशास्त्र के उपकरण में आप देखते हैं आर्थिक उपकरणों में से एक तो व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि यानी व्यापक अर्थशास्त्र। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण है जैसे कि तर्क यानी लॉजिक के बारे में इसमें चर्चा होती है व्यष्टि में, वक्र के बारे में यानी कर्व के बारे में, मांग यानी डिमांड क्या है, पूर्ति सप्लाई, मूल्य यानी प्राइस, सीमांत यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है वो, इसके अलावा सीमांत लागत जो होती है यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो, अवसर लागत जो होती है यानी अपॉर्चुनिटी कास्ट जो होती है वो, व्यष्टि का जो आर्थिक मॉडल होता है यानी माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल, ये सब सूक्ष्म अर्थशास्त्र के उपकरण हैं यानी ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर बात की जाए
तो आप देखते हैं तर्क भी होता है, लॉजिक भी मतलब कि यानी लॉजिक होता है, कर्व यानी वक्र भी होता है, समग्र मांग मूल्य होता है समष्टि में व्यापक में, ठीक है, समग्र पूर्ति मूल्य होता है यानी कि जो है एक प्रकार से प्रभावी मांग भी होती है, समग्र उपभोग होता है, समग्र विनियोग और समग्र निवेश होता है, समग्र बचत होती है। यानी इसमें एक प्रकार से आप देखते हैं एग्रीगेट जो शब्द होता है, एग्रीगेट, तो एग्रीगेट जो शब्द होता है यानी इसमें आप देखते हैं हर मामले में समग्र यानी संपूर्ण के बारे में, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, बचत की सीमांत प्रवृत्ति, त्वरक, समष्टि आर्थिक एक प्रकार से मॉडल, तो ये सब चीज़ें होती हैं आपको। इसमें सीमांत आय, सीमांत लागत, अवसर लागत होती है, इसमें समग्र विनियोग, समग्र निवेश, समग्र बचत, ये सब होती है बेस्टी में, बड़े वाले में, ठीक। हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है भाई माइक्रो यानी कि बेस्टी अर्थशास्त्र पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। तो एक प्रकार से इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास हमको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसके परिचय के बारे में आप लोगों ने जान लिया है, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चर्चा करेंगे हम, परेशान होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्लियर होगी बातें। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था, अब वह मानव कल्याण का विज्ञान है, इस पर विवेचना कीजिए। यानी इकोनॉमिक्स वाज द साइंस ऑफ वेल्थ बट नॉट इट इज़ द साइंस ऑफ मेंस वेलफेयर, डिस्कस, बताएं। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आराम से आप बता पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा पॉइंट आपका है महत्वपूर्ण अवधारणाएं, महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे हम, ओके। तो महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात की जाए यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें आप सभी को पता होगा दुर्लभता एवं चुनाव, ये एक प्रकार से खास करके यानी कि जो एक प्रकार से दुर्लभता होती है और चुनाव एक प्रकार से ये भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, खास करके माइक्रो इकोनॉमिक्स की। दुर्लभता और चुनाव की जो धारणा है ये निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में मूल स्थान रखती है, और अर्थशास्त्र जो है दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के आवंटन का एक अध्ययन होता है। दुर्लभता की जो समस्या है यानी दुर्लभता माने क्या होता है, अगर मतलब कोई चीज़ आपको दुर्लभ से, कठिनाई से मिले, ठीक है, तो वो दुर्लभता से। तो दुर्लभता की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं, मानव अनंत इच्छाओं का स्वामी है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं मनुष्य की हैं, इसीलिए उनको पूरा करने के साधन क्या हैं, सीमित हैं, थोड़े हैं, और इसीलिए यह चुनाव की समस्या की ओर ले जाती है। जब दुर्लभता होती है कि हमको ये चीज़ एक प्रकार चूँकि हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं, साधन कम हैं, अब साधन कम है चूँकि, तो हमको चुनाव की समस्या निकल करके उसी से सामने आएगी कि हमको अगर मान लेते हैं फलानी चीज़ नहीं मिल रही, हमको एक प्रकार से किसी कंपनी का फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो हम किसी दूसरे कंपनी का चुनाव करेंगे, तो इस प्रकार से चुनाव की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो इसके जब चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हम उसके वैकल्पिक प्रयोगों को चुनावी मतलब कि चुन लेते हैं। यानी जैसे मान लेते हैं कि अगर आप वीडियो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर और आपको वीडियो हमारे चैनल पर उस सब्जेक्ट की वीडियो नहीं मिल रही है जिस सब्जेक्ट की आप सर्च कर रहे हैं, वैसे तो हर सब्जेक्ट की मिलेगी, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो आप किसी दूसरे के चैनल पर जा कर के देखेंगे कि हाँ भाई और किसी ने डाला है बीए का तो मैं उसको पढ़ लूँ। यानी कि तभी ना आप, चूँकि जब आपको दुर्लभता होगी हमारी वीडियो को खोजने में, हमारी वीडियो को प्राप्त करने में आपको कठिनाई महसूस होगी, तो ये हो गई आपकी दुर्लभता की समस्या। चूँकि हमारे चैनल पर वीडियो नहीं है, दुर्लभता की समस्या हो गई। अब मान लेते हैं अब दुर्लभता की समस्या उत्पन्न हुई, अब इसके कारण से एक और समस्या उत्पन्न होगी, चुनाव की समस्या। अब आपको चुनना पड़ेगा, अब एक और ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा और चैनल है जो कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, ठीक, ये समस्या उत्पन्न होगी। तो आप YouTube पर खोजेंगे कि और कोई चैनल है जो कि बीए का पढ़ाता है, अगर हमारे समकालीन या हमसे अच्छा या हमसे बढ़िया पढ़ाता होगा तो एक प्रकार से आप उसको पहले चुनेंगे कि हाँ भाई शुक्ला सर जैसा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, तो ये आप पहले चुनेंगे। तो ये हो गई चुनाव की समस्या। अगर आपने चुन लिया अच्छे तरीके से तो फिर आपको वैकल्पिक प्रयोग यानी वैकल्पिक, आप उसको विकल्प के स्वरूप में, जब तक हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आती तब तक आप उसकी वीडियो को देखेंगे। तो एक प्रकार से ये चीज़ें हो गई, ठीक है। हालांकि ये उदाहरण मैं देता नहीं, लेकिन ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई चीज़ें, इसीलिए मैंने इसका उदाहरण दे दिया, ठीक है। बट आपको हर एक वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी, आप लोग पढ़िए। प्लेलिस्ट हमने इसीलिए सब सब्जेक्ट की बना रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। 2022 वाली प्लेलिस्ट बनाई दी थी हमने, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप कहेंगे तो मैं 2023 की जो प्लेलिस्ट होगी उसको बता दूंगा, जो 2023 की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो होंगी उनको मैं लगा दूंगा प्लेलिस्ट में। वैसे जो 2022 की जो मॉडल पेपर है, महासंग्राम वीडियो है, उनको देख लीजिएगा, हो जाएगा। तो जब
दुर्लभता की समस्या हुई, चुनाव की समस्या हुई, तो आपको पता होगा कि वैकल्पिक प्रयोगों को चुनना जिसमें दुर्लभ साधन लगाए जा सकते हैं, तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये दुर्लभता और चुनाव की समस्या हुई। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो का, वो है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कास्ट जिसको आप कहते हैं, अवसर लागत। ठीक है, अवसर लागत भैया वह लागत होती है जो एक की बजाय दूसरी वस्तु को लेने में अवसर छिन जाने या वैकल्पिक त्याग में अथवा एक स्थान पर दूसरी साधन सेवा का प्रयोग करने में आती है। क्योंकि साधन दुर्लभ है, इसीलिए एक साथ सब वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः यदि एक वस्तु के उत्पादन में उन्हें प्रयोग करना है तो अन्य प्रयोगों से उनको एक प्रकार से हटा लेना होगा। तो इस प्रकार से आप देखते एक ही लागत दूसरे की लागत का वैकल्पिक त्याग है। बैनहम महोदय कहते हैं किसी वस्तु की अवसर लागत वह दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है जिसका उन्हीं साधनों से या उनके साधन उतनी ही मुद्रा लागत के साधनों के समूह से उसकी अपेक्षा उत्पादन किया जा सकता हो, यानी कि कम लागत। अवसर लागत माने क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कास्ट एक प्रकार से कम हो जाए एक प्रकार से, तो अवसर लागत एक प्रकार से अवसर का। हेंस कहते हैं कि एक निर्णय की अवसर लागत का अर्थ उस निर्णय के लिए आवश्यक विकल्पों का त्याग है। कि भाई अगर हमारे पास विकल्प मौजूद था लेकिन हमने विकल्पों का त्याग कर दिया तो एक प्रकार से वो भी अवसर लागत हो सकती है। हेंस कहते हैं कि एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि एक वस्तु उत्पादित करने के लिए एक मशीन के प्रयोग की अवसर लागत उन अर्जनों यानी कि जो अर्निंग्स होती है उसका त्याग है जो अन्य वस्तुओं से संभव हो सकेंगे। यानी एक ऐसा त्याग जो कि क्या करता है, उसके मशीन प्रयोग की अवसर लागत उन एक प्रकार से अर्निंग्स का त्याग होता है जो अन्य वस्तुओं से संभव हो सकता है लेकिन वो एक प्रकार से उसी से करता है। तो एक प्रकार से एक मशीन के प्रयोग की अवसर लागत शून्य है जो किसी और प्रयोग के लिए निरर्थक है क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है अन्य अवसरों के त्याग की अपेक्षा नहीं होता है। इस प्रकार वास्तविक लागत छिने हुए अवसर या वैकल्पिक त्याग की लागत है। ठीक है, यानी कि विकल्प मौजूद है फिर भी आपने उसको नहीं, अवसर मौजूद होने के बाद में भी आप क्या कर रहे हैं, अवसर को त्याग रहे हैं, ये चीज़ होती है। अवसर लागत के बारे में चर्चा करते रहेंगे हम। और अवसर लागत में स्पष्ट और निहित दोनों प्रकार की लागतें शामिल होती हैं। लागतें एक प्रकार से वे सीधे खर्चे हैं जो कि एक फर्म को वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने के लिए दिए जाते हैं। उसमें मजदूरी, वेतन, कच्चा माल, बिजली, ईंधन, विज्ञापन, परिवहन, कर का खर्चा सब शामिल होते हैं। तो ये सब एक प्रकार से निहित लागतें जो होती हैं वो खास करके उद्यमी द्वारा अपने संसाधनों और सेवाओं का आरोपित मूल्य होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई अवसर। इसके अलावा अगला होता है आपका बजट प्रबंध हो गया। ठीक, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है बहुत खास करके कि अर्थव्यवस्था की सबसे केंद्रीय समस्या जो है बहुत ही उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चुनाव करना। जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाती, तमाम सारे चीज़ें मौजूद हो गई समाज में, बहुत सारा उत्पादन हो गया, तो फिर क्या दिक्कत होता है कि इन संभावनाओं का हमारी मतलब आधार जो होता है हमारी आवश्यकताएं होती हैं जो कि अनंत हैं और इन्हें संतुष्ट करने के लिए साधन यानी धन, समय सीमित है। मान लिया कि एक उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में धन यानी रुपया, पैसा या आय है। सरलता हेतु यह मान लिया जाए कि उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं यानी कि X1 और X2 का उपभोग करता है। अब हम दोनों वस्तुओं की मात्राओं की कोई भी समृद्ध राशि को उपभोक्ता बंडल अथवा संक्षेप में बंडल कह सकते हैं। सामान्यतया वस्तु X और दोनों को अगर एक प्रकार से एक बंडल मिला लिया जाए तो इसी तरह व्यवहार में उपभोक्ता को अनेक बंडल प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि उपभोक्ता उतनी ही वस्तु को क्रय करेगा जितनी उसकी आय होती है, जितनी बजट होती है। तो बजट प्रतिबंध यानी कि जो बजट एक प्रकार से कंसंट्रेट करेगा अपना एक प्रकार से, तो वो भी ध्यान रखना होगा। जरूरी नहीं कि आप खूब ज़्यादा अगर सामान बन भी गया, मान लेते हैं 50 कंपनी आ गई तो भाई आदमी एक ही कंपनी का पंखा चलाएगा ना, सभी कंपनी का पंखा थोड़ी ना चला पाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। मतलब ये है कि उपभोक्ता उतनी ही वस्तु की उचित मात्रा को खरीदेगा जितनी कीमत उसकी आय से कम या बराबर होती है। ठीक, वह वस्तुओं के बंडल की खरीद में भी ऐसा ही करेगा खास करके। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि जो भी खरीदना होगा वो उतना ही खरीदेगा, यानी उतनी लंबी ही चादर खरीदेगा जितने उसका पैर लंबा होगा, यानी उतना ही हाथ फैलाएगा जितना उसका हाथ बड़ा होगा, यानी कि उतने ही एक प्रकार से वस्तुओं को खरीदेगा जितना उसका आय का बजट होगा, उसके हिसाब से करेगा। तो ये होता है।
और भी सारी समस्याएं, हीरा पानी विरोधाभास हो गए, तमाम सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहिर्भाव तथा बाह्यताएँ हो गई। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि एक प्रकार से एक मतलब कि क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, हीरा पानी विरोधाभास में पानी की उपभोक्ता की बचत होती है, कम होती है, अधिक होती है? तो अधिक होती है। ठीक है, तो ये हो गई एक प्रकार से महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कि मैंने समझा दी आपको। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका संसाधन आवंटन की समस्या। संसाधन आवंटन की समस्या समझ रहे हैं? संसाधन आवंटन, आवंटन माने क्या होता है? बांटना। आवंटन माने क्या होता है? बांटना। संसाधन आवंटन की अगर बात की जाए तो एक प्रकार से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए, उसे किस तरह से उत्पादित किया जाए, उत्पादन को कौन प्राप्त करेगा, ये तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं आप इसमें देख सकते हैं। और ख़ास करके अगर बताऊँ आपको तो प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं कि प्रत्येक आर्थिक प्रणाली को किसी न किसी प्रकार निम्न 3 आर्थिक समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। पहली समस्या, सभी संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से किस प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं की का किस मात्रा में उत्पादन किया जाए, साधनों की आवंटन की पहली समस्या। दूसरी समस्या कि इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए आर्थिक साधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, अर्थात वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें, उत्पादन तकनीकी के चुनाव की समस्या। तीसरी चीज़ ये है कि वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात विभिन्न व्यक्तियों तथा वर्गों में आय का वितरण किस प्रकार किया जाए, राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण की समस्या। तो ये तीन की तीनों ये संसाधन आवंटन की समस्या में आती हैं। तो इस तरह संसाधन आवंटन की समस्या जो है, तकनीकी के चुनाव की समस्या और उत्पादन वितरण की समस्या, इन तीनों समस्याओं का समाधान किए बिना कोई आर्थिक प्रणाली, कोई अर्थव्यवस्था जीवित नहीं रह सकती है। और इसी बात को लेकर के प्रोफेसर लिप्से महोदय ने इन समस्याओं को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताई हैं, मूल आर्थिक समस्याएं बताई हैं। प्रोफेसर लिप्से जो थे, इन्होंने 4 समस्याएं और भी बताई जिनके समाधान से अर्थव्यवस्था स्वस्थ रहती है। और वो 4 समस्याएं कौन कौन सी हैं, ये कहते हैं लिप्से महोदय कि पहली बात कि क्या साधनों का कुशलता से प्रयोग हो रहा है, आर्थिक कुशलता प्राप्त करने अथवा कल्याण अधिकतम करने की समस्या, ये पहली समस्या, यानी कुशलता से प्रयोग हो रहा है साधनों का या नहीं हो रहा है, पहली समस्या। दूसरी बात इन्होंने कही कि क्या मुद्रा की क्रय शक्ति स्थिर है, यानी कि क्या मुद्रा स्फीति के कारण क्रय शक्ति में कमी आ रही है, मुद्रा स्फीति की समस्या सबसे दूसरी समस्या। तीसरी समस्या इन्होंने गिनाई कि क्या समस्त उपलब्ध साधनों का पूर्ण रूप से उत्पादन के लिए प्रयोग हो रहा है, साधनों के पूर्ण प्रयोग अथवा पूर्ण रोजगार की समस्या, क्या रोजगार भी है या नहीं है, ये भी एक समस्या, इस पर भी ध्यान देना होता है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अर्थव्यवस्था को। चौथी समस्या प्रोफेसर लिप्से कहते हैं कि क्या अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर रही है या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है या घट रही है, आर्थिक समृद्धि की समस्या, इस पर भी ध्यान देना होगा, तब अर्थव्यवस्था स्वस्थ रहेगी और अच्छे तरीके से चलेगी। तो कुल मिलाकर के आर्थिक समस्याओं में अगर बताएं हम तो सबसे पहली समस्या कल्याण की समस्या, दूसरी समस्या मुद्रास्फीति की समस्या, तीसरी समस्या बेरोजगारी की समस्या, चौथी समस्या आर्थिक समृद्धि व विकास की समस्या। ये चारों समस्याएं अर्थव्यवस्था को, चाहे वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो और चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, इन सभी में स्वस्थ रखने के लिए ये 4 समस्याओं का निपटारा, समाधान करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो संसाधन आवंटन की ये सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दी। वैसे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में और भी तमाम सारी चीज़ें आती हैं, चुनाव की समस्या, चयन की समस्या, ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें कई सारी समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की। जैसे पहली समस्या आप लिख सकते हो, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरी समस्या ये है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, हाउ डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट। ठीक है, ये तमाम सारी चीज़ें। तो आर्थिक समस्या केवल वर्तमान में साधनों के बंटन या आवंटन की समस्या ही नहीं है, बल्कि भविष्य के साधनों के समृद्धि एवं विकास के और उनके वितरण की भी समस्या आप मान सकते हो। तो ये तमाम प्रकार की समस्या हैं। कुल मिलाकर के आर्थिक क्रियाओं का एक प्रकार से आप देखते हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रख करके चीज़ें करनी होंगी। तो कुल मिलाकर के ये समस्याएं जो मैंने आपको बता दी, आपके लिए क्लियर हुई हुई सारी बातें। ओके, अब अगला आपका पॉइंट है आर्थिक प्रणाली, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम।
इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आपसे इसमें जो प्रश्न पूछता है, खास करके जो तीसरा मैंने संसाधन आवंटन की जो समस्या बताई, इसमें प्रश्न क्या पूछता है कि आर्थिक समस्या क्या है, ये क्यों उत्पन्न होती है, या पूछ सकता है आपसे कि आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या स्पष्ट करें या बाजार अर्थव्यवस्था का आशय बताएं। तो ऐसे तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसको लेकर के कई सारी नीति भी बनाई जाती रही हैं, ठीक है, संसाधन आवंटन की समस्या को लेकर के, खास करके मिश्रित अर्थव्यवस्था में, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो इसमें कई सारी समस्याएं, मतलब उसको बनाई गई, नई आर्थिक नीतियां बनाई गई, उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति और बाजारीकरण की नीति, यानी कि एक बोले तो LPGM जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो तमाम सारी नीति आती गई। आगे अब आर्थिक प्रणाली, यानी चौथा टॉपिक है आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। आप देखते हैं कि विश्व की जितनी भी आर्थिक प्रणालियां प्रचलित हैं उन सब में पूंजीवादी प्रणाली सर्वाधिक प्राचीन है और संभवतः इस प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ होगा वो 1750 ईस्वी से 1802 ईस्वी के बीच में ही हुआ है। मध्य इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जब हुई, उसी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रणाली में खास करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास होता है और एक निश्चित प्रणाली के रूप में पूंजीवादी कभी भी किसी देश में प्रचलित नहीं रहा है। समय और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ इसमें समायोजन होते रहे हैं और वर्तमान में पूंजीवादी जो है विशुद्ध रूप से किसी भी देश में विद्यमान नहीं है। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनेक लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। रसिया आप देखते हैं वो कैसा देश है, वो है आपका साम्यवादी, ठीक है। पूंजीवाद यानी जिसको आप कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म की अगर मैं बताऊं आपको तो RT बाय कहते हैं इसके बारे में, कि वैसे पूंजीवादी से एक ऐसा संगठन है, ऐसी पद्धति है जिसमें उत्पादन के प्राकृतिक एवं मनुष्यकृत संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, व्यक्तियों को निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता होती है, संसाधनों का उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। तो ये होती पूंजीवाद। RT बाय कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय आर्थिक संगठन की उस प्रणाली से है जिसमें स्वतंत्र उद्यम, प्रतिस्पर्धा तथा निजी संपत्ति विद्यमान होती है, पर्सनल। लुक्स और हुट कहते हैं कि पूंजीवादी आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति पाई जाती है तथा मनुष्यकृत और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। इसके अलावा और भी तमाम सारे विद्वान आते हैं। कुल मिलाकर के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, कीमत निर्धारण, आय का वितरण, ये सब संबंधित जो आर्थिक निर्णय होते हैं व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि लोगों को उत्पादक, विक्रेता, क्रेता, संगठनकर्ता, उपभोक्ता, इन सभी के लिए पूर्ण व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता होती है, यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सारी चीज़ें होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं भी हैं। पहली विशेषता की उपभोक्ता की सार्वभौमिकता होती है, इसमें उद्यम का महत्व होता है, लाभ का उद्देश्य होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है इसको स्थापित करने का, ठीक है। इसके अलावा और प्रोफेसर कोल कहते हैं कि लाभ प्राप्त करने की प्रत्याशा वह धुरी है जिसके चारों ओर पूंजीवादी प्रणाली चक्कर लगाती है, ठीक, ये तक उन्होंने कहा। और इसके अलावा उत्तराधिकार का अधिकार होता है, इसमें संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है, कीमत तंत्र इसमें निर्धारित किया जाता है और आर्थिक स्वतंत्रता होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इतनी विशेषताएं। आपसे पूछे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ या गुण बताएं, तो पहला लाभ होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा लाभ ये है कि उत्पादकता में वृद्धि होती है, यानी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। इसके अलावा उद्यमिता का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसका विकास होता है। औद्योगिक विकास भी होता है, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। और इसके अलावा पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि इंसेंटिव टू कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा वस्तुओं तथा सेवाओं में विविधता होती है, यानी कि वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा स्वचालित प्रणाली होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, सरकार का कोई इस पर दबाव या वो नहीं होता है, सीमित संसाधन मतलब सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में सक्षम होता है। तो ये सब इसके एक प्रकार से लाभ है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जहाँ एक तरफ लाभ मैंने गिनवा दिए, वहीं इसके एक प्रकार से हानियाँ भी हैं, इसके दोष भी हैं। हानि या दोष में अगर खास करके बात की जाए इसके डिमेरिट्स की, कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो डिमेरिट्स होती है उसके बारे में अगर बताएं, सबसे पहली बात उताव जो है, आर्थिक उतार चढ़ाव इसमें बना रहता है। इसके अलावा वर्ग संघर्ष इसमें खूब होता है जटिल तरीके से, ठीक। जो व्यक्ति अमीर है वो अमीर बनना चाहेगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, कभी धनी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा तीसरा इसका जो है हानि मतलब दोष इसका ये है कि आय तथा संपत्ति की असमानताएं इसमें होती हैं। मतलब एक धनी वर्ग होगा और एक जो है निर्धन वर्ग होगा। धनी
लगातार धनी होता जाएगा, अमीर मतलब कि एक प्रकार से, और जो गरीब होगा गरीब ही होता जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानताएं फैलेंगी, रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं वो, एकाधिकार की प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी, पॉलिस्टिक जो टेक्निक्स होगी एक प्रकार से टेंडिशन वो बढ़ जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एकाधिकार हो जाएगा बाजार पर, मनमर्जी हो जाएगी और एक प्रकार से निरंकुशता हो जाएगी खास करके उद्योग के क्षेत्रों में। ठीक, ये चीज़ें। और इसके अलावा सामाजिक कल्याण का अभाव हो जाएगा, सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा, संसाधनों का अपव्यय होगा, जो है सामाजिक लागतों में वृद्धि होगी। तो ये तमाम प्रकार के क्या होते हैं इससे। और पूंजीपति का दिवालियापन कहा जाता है इसको, खास करके सामाजिक लागतों में वृद्धि को। बेरोजगारी, श्रमिकों का शोषण, बाल श्रम, स्त्रियों से अधिक घंटे काम लेना, गंदी बस्तियाँ, दूषित वातावरण, श्रमिकों का नैतिक पतन होगा और तमाम सारी बीमारियाँ फैलेंगी। ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो ये सब एक प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दूसरी जो अर्थव्यवस्था है उसका नाम है, और खासकर पूंजीवादी का अगर मैं भविष्य बताऊं तो आज का पूंजीवाद 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद से एकदम भिन्न है। अब किसी भी राष्ट्र में विशुद्ध पूंजीवाद विद्यमान नहीं है, इसमें समय के अनुसार परिवर्तन हो चुका है और आज होते भी रहे हैं। पूंजीवाद का गढ़ माने जाने वाला जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, आज अत्यंत शक्तिशाली और धनी राष्ट्र है खास करके, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं पूंजीवाद में अब एक चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं। इसके अलावा दूसरी जो व्यवस्था है खास करके आर्थिक प्रणाली की, दूसरी प्रणाली है समाजवाद, सोशलिज्म। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की बुराइयों को दूर करने के लिए 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में समाजवादी विचारधारा का उदय होता है, और समाजवाद के संबंध में इतना अधिक लिखा गया है कि समाजवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना अत्यंत कठिन कार्य है। सिडनी वेब कहते हैं फिर भी कि 19वीं शताब्दी का आर्थिक इतिहास समाजवाद की प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा रहा है। इसके अलावा सीएम जोड़ कहते हैं कि समाजवाद का अपना कोई स्वरूप नहीं है, यह एक ऐसी टोपी है जो प्रत्येक सिर पर ठीक बैठ जाती है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? सीएम जोड़ कहते हैं कि समाजवाद का अपना कोई स्वरूप नहीं है, यह एक ऐसी टोपी है जो प्रत्येक सिर पर ठीक बैठ जाती है। यानी सभी लोग इसको एक प्रकार सभी लोगों के लिए ठीक मानी जा सकती है। फिर परंतु आप देखते हैं समाजवाद को विद्वानों ने एक प्रकार से अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। समाजवाद की अगर परिभाषाओं की बात की जाए तो और तमाम सारे लोगों ने दिया है। HD डिक्सन कहते हैं कि समाजवाद समाज का एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसके अंतर्गत उत्पादन के भौतिक साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व होता है और उनका संचालन एक सामान्य योजना के अनुसार ऐसे अंगों के द्वारा किया जाता है जो समाज एक प्रकार समस्त समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि एक प्रकार से सरकार के हाथों में सारी चीज़ें होती हैं। जे सोमपीटर कहते हैं कि समाजवादी समाज एक मतलब कि संस्थानिक ढांचा जिसमें उत्पादन के साधनों और उत्पादन पर एक केंद्रीय सत्ता का अधिकार होता है, अथवा जिसके अंतर्गत समाज की आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में ना होकर के सार्वजनिक क्षेत्र में होती हैं। तो इस प्रकार समाजवाद ये है। समाजवाद आप देखते हैं पूंजीवाद के विरोध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। पूंजीवाद में खास करके आप देखते हैं समाजवाद की भावना को लाने का प्रयास, पूंजीवाद को दबाने का प्रयास। जहां पर पूंजीवाद अपने चरम पर था वहीं पर एक प्रकार से एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक प्रकार से आप देखते हैं उन्होंने एक प्रकार से कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, एक व्यक्ति और थे एंजल्स और मार्क्स, दोनों ने मिल करके संयुक्त एक तरीके से कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, एक प्रकार से जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसमें समाजवाद की रूपरेखा प्रस्तुत करी। और मार्क्स की एक पुस्तक है दास कैपिटल, उसमें समाजवाद की विस्तृत वैज्ञानिक विवेचना करी। और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। आप देखते हैं इसी के बाद से रूस में, चीन में, पोलैंड में, हंगरी में, यूगोस्लाविया, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, तमाम सारे देशों में साम्यवादी या समाजवादी सरकारें स्थापित हो जाती हैं और आर्थिक प्रणाली पर समाजवादी एक प्रकार से मतलब सरकार का अधिकार हो जाता है। यानी कि अब जो मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि अगर ट्रेन, बस और ये जितनी फैक्ट्रियाँ होंगी वो सब जो है क्या होंगी, पूंजीवाद में प्राइवेट होंगी। और खास करके अगर मैं बताऊं आपको इसमें तो इसमें सरकारी होंगी, समाजवाद में सरकारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब भारत की अगर समाजवाद की मैं विशेषता बताऊं, पहली विशेषता समाजवाद की ये है, पहली विशेषता कि सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है इससे। इसके अलावा आर्थिक नियोजन सही रहता है और उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व हो जाता है, ये विशेषता। चौथी विशेषता की उन्नति के समान अवसर होते हैं सभी के लिए। ठीक, इसके अलावा शोषण का अंत होता है इसमें। इसके अलावा बेरोजगारी का भी अंत होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था के आने से। तो ये सब इसके एक प्रकार से विशेषताएं थी। अगर आपसे समाजवाद के गुण पूछे यानी कि मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, तो सोशलिज्म के गुण की बात की तो पहला इसका जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो ये है कि सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से बना, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो इसका रहा है वो सोशल वेलफेयर का रहा है। इसके अलावा आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय एक प्रकार से इसके तहत मिलती है। आप देखते हैं यहाँ पर धनी निर्धन, मालिक मजदूर, जमींदार किसान, ऊंच नीच, वर्ग भेद ये सब समाप्त हो गए। सर्वहारा वर्ग एक प्रकार से आप देखते हैं एक ही वर्ग होगा जो सर्वहारा वर्ग होगा, ये इसमें बताया गया।
ठीक है। इकोनॉमिक इक्वलिटी और सोशल जस्टिस की बात करी गई। इसके अलावा औद्योगिक झगड़ों का अभाव इसमें था, यानी कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियल जो मतलब कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते थे उसमें हड़ताल और मिल मालिकों के विरुद्ध मजदूरों की लड़ाई, ये सब एक प्रकार से ख़त्म हो गई। शोषण का अंत हुआ, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ जो एक्सप्लोटेशन होता है वो ख़त्म हुआ। बेरोजगारी का अंत हुआ, ठीक है। तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास हुआ। कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें इसके गुण हैं। लेकिन समाजवाद के भी दोष हैं, ऐसी बात नहीं कि समाजवाद के दोष नहीं है। समाजवाद के दोष ये हैं कि राज्य शोषण का साधन है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक गंभीर दोष यही है कि राज्य की उपभोक्ताओं का शोषण करने लगता है। और ख़ास करके जो है अंतर केवल इतना है कि पूंजीपतियों का स्थान राज्य द्वारा ले लिया जाता है, किंतु उपभोक्ताओं का शोषण यथावत चलता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पर प्राइवेट आधुनिक जो प्राइवेट लोग होते थे वो लोग जहाँ पर शोषण करते थे, अब वहीं पर सरकार खुद शोषण करती है समाजवाद में। इसके अलावा उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत होता है, ठीक है। यानी समाजवाद की उपभोक्ताओं की रुचि, इच्छा, स्वभाव, फैशन, इसका कोई महत्व नहीं होता है। उपभोक्ताओं की वही वस्तु खरीदनी पड़ती जिसका उत्पादन राज्य के द्वारा किया जाता है। लोगों को राज्य द्वारा ही निर्धारित कीमतों का भुगतान करना पड़ता है, ठीक, ये चीज़। इसके अलावा कीमत निर्धारण में कठिनाई होती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा कठोर अर्थव्यवस्था है ये। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोचशीलता यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका अभाव है, उसकी कमी है। दशाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पूर्व निर्धारित नीतियों तथा उसके लिए जो निर्णय लेते हैं उसी के अनुसार वो चलते हैं। परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, बहुत कठिनाई से होता है। तो ये एक प्रकार अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से कठोर है, लचीला नहीं है जैसे पूंजीवादी थी। पूंजीवादी में जहाँ पर परिवर्तन होता रहा है वहीं पर समाजवाद में परिवर्तन को लेकर के एक प्रकार से बहुत जटिल एक प्रकार से प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता था। तो ये चीज़ें, इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समाप्ति हो गई इसमें, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें। अब इसके बाद में क्या हुआ, इन दोनों के एक प्रकार से शोषण के लिए अब एक नई व्यवस्था का उदय हुआ। पूंजीवादी की गंभीर बुराइयों ने समाजवाद को जन्म दिया, किंतु समाजवाद की दोषों से मुक्त नहीं हो सका। समाजवाद में भी दोष विद्यमान हो गए, और आज विश्व के किसी भी राष्ट्र में ना तो विशुद्ध पूंजीवाद का अस्तित्व है और ना ही विशुद्ध रूप से समाजवाद का अस्तित्व है। वास्तव में आधुनिक युग में दोनों ही प्रणालियों का मिला जुला रूप आप हर देश में देखने को पाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और विश्व के विभिन्न देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव 20वीं शताब्दी में पड़ी। और 20वीं शताब्दी में आप देखते हैं जो भारत देश आया खास करके यहीं से मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसने कहा कि ना मैं इसको अपनाऊंगा ना मैं उसको अपनाऊंगा, मैं एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाऊंगा। प्रोफेसर सैमुअल्सन इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की संस्थाओं का आर्थिक नियंत्रण होता है। योजना आयोग एक प्रकार से ने कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र पर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, और दोनों क्षेत्र एक इकाई के दो घटकों के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आप भारत में देखते हैं प्राइवेट बस भी चलती है और सरकारी बस भी चलती है। तो ये पूंजीवाद और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिला जुला रूप है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए खास करके, तो इसमें क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर प्राइवेट हाथों का कि जो है टाटा अंबानी का भी एक प्रकार से प्राइवेट लोग हैं, ये भी एक प्रकार से अपनी फैक्ट्रियां हैं, सरकारी भी फैक्ट्रियां हैं, ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता ये है कि उद्योगों का क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया, ठीक है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र एक बार दिया गया जिसमें डाक तार हो गया, रेलवे, लोहा और इस्पात, कोयला, रक्षा उत्पादन, ये सब हो गया। ये सब एक सरकार का पूर्ण नियंत्रण इस पर होगा, सार्वजनिक क्षेत्र है ये। कुछ निजी क्षेत्र जैसे कि आप देखते हैं उसको तमाम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, कांच उद्योग, ये सब कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये बांट दिया गया कि ये इस पर सरकार इस पर कानून बनाएगी और इस पर कि निजी क्षेत्र वाले कानून बनाएंगे। इसके अलावा दूसरी इसका विशेषता ये है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो गया, ठीक है, यानी कि दोनों साथ मिलकर के काम करने लगे। इसके अलावा अधिकतम सामाजिक कल्याण इससे संभव हो सका। इसके अलावा नियोजित आर्थिक विकास हो सका। लोकतांत्रिक व्यवस्था एक प्रकार से डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर ही किया जाता है। तानाशाही एकाधिकारी इसमें उदय नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया, जैसे वृद्धावस्था की पेंशन मिलने लगी, बेरोजगारी भत्ता मिलने लगा, आश्रितों को सुविधाएं मिलने लगी, बीमा मिलने लगा, कई सारी चीज़ें मिलती हैं। बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, आर्थिक संकट, इन सभी के लिए उचित व्यवस्था की गई। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के कई सारे गुण भी हैं, यानी कि जो मेरिट्स होते हैं इसकी, ठीक है।
पूंजीवादी और समाजवादी जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए खास करके इस मिश्रित अर्थव्यवस्था आई। इसमें आप देखते हैं समाजवाद के लाभों की प्राप्ति हुई, रोजगार में वृद्धि हुई, सामाजिक कल्याण में वृद्धि हुई, साधनों का कुशल और संतुलित उपयोग हुआ, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण हुआ। ठीक है, पूंजी, इसके अलावा पूंजी के गुणों की प्राप्ति हुई। पूंजी गुणों की प्राप्ति में कार्यकुशलता में वृद्धि हुई, पर्याप्त स्वतंत्रता मिली लोगों को, कीमत संयंत्र के लाभ मिले, शोध तथा अनुसंधानों को प्रोत्साहन दिया गया। तीसरी बात, आर्थिक नियोजनों के लाभ हुए इसमें। और इसके अलावा लोचपूर्ण प्रणाली बनाई है कि इसमें जो है परिवर्तन भी हो सकता है बहुत सरल तरीके से। पूंजी का निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया, विदेशी पूंजी तथा सहायता की उपलब्धि भी एक प्रकार से मौजूद। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ों के तहत ये इसके एक प्रकार से गुण है। लेकिन कोई भी चीज़ बिना दोषों के नहीं होता है, हर चीज़ में आप दोष देख सकते हैं। दुनिया के बड़े से बड़ी व्यक्तियों में कहीं ना कहीं पे उनने गलत काम जरूर किए थे। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उनसे गलत हो ही जाते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोषों में अगर बात की जाए तो उसमें भी कई सारे दोष हैं। इससे पहला दोष ये है कि साधनों का अपव्यय होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है उसका अधिकांश भाग मध्यस्थों, ठेकेदारों और सरकारी कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप देश के संसाधनों का बड़े स्तर पर अपव्यय हो जाता है। ठीक, मतलब कि गलत तरीके से खर्च हो जाता है। इसके अलावा अकुशल संचालन होता है इसका। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक कुशल आर्थिक प्रणाली के रूप में काम नहीं कर पाती है। सरकारी नियंत्रण तथा नियमन के कारण से निजी क्षेत्र कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता है। तो ये लाल फीताशाही, नौकरशाही के कारण से सार्वजनिक क्षेत्र में सूझबूझ और उत्तरदायित्व का अभाव होता है। व्यवहार के क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक और सहायक सिद्ध न होकर के एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। सरकारी अफसरशाही के कारण से अनेक बार विकास योजनाओं तथा समयबद्ध क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो अकुशल संचालन होता है। औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसका। भ्रष्टाचार और पक्षपात भी बढ़ जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। कई सारी चीज़ें, आर्थिक अस्थिरता फैलती है। पूंजीवाद और समाजवाद के दोषों का एक प्रकार से मिश्रण इसमें भी आ गया। जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के कई दोष आ गए, जैसे कि लाभ उद्देश्य हो गया, आर्थिक असमानता, मतलब कि अनर्जित आय, निर्धन वर्ग का शोषण, संसाधनों का अपव्यय, ये सब पूंजीवाद के आ गए। समाजवाद के कई सारे दोष आ गए, जैसे कि स्वतंत्रता का अभाव, आर्थिक प्रेरणाओं का अभाव, लाल फीताशाही व नौकरशाही, अकुशलता, राजनीतिक हस्तक्षेप। इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के गुणों के मिश्रण के बजाय इन दोनों के वादों जो थे, यानी कि जो दोष थे, उनका मिश्रण आपको मिल जाएगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश अगर कहेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था इसका प्रमुख उदाहरण आप मान सकते हो। ओके, जो समाजवादी पूंजीवादी दोनों को मिलाकर के चलता। तो क्या भारत में आप देखते हैं बहुत सारा चीज़ होता है, सरकार से वहाँ पे 100 रुपये चलता, तो यहाँ पर जनता के लिए मुश्किल से वो 40-50 रुपये बन करके या लगभग 1 रुपये पहुँचता है यहाँ तक, उतना सब खा पी लेते हैं। ठीक, 100 करोड़ है तो उनमें से 40 से 50 करोड़ खर्च करेंगे, बाकी सब बीच में ही चला जाएगा। ठीक, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप देखते हैं पूंजीवादी का उद्देश्य क्या था कि उत्पादन के साधनों का प्रयोग निजी लाभ कमाने के लिए किया जाता था। समाजवाद का उद्देश्य था कि समाज के साधनों का प्रयोग सामाजिक कल्याण का था, अधिकतम एक प्रकार से रखने हेतु किया गया था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था कि लाभ कमाना और सामाजिक कल्याण, ये दोनों एक प्रकार से इसके उद्देश्य रहे। और इसके क्षेत्रों की बात की है तो निजी क्षेत्र का बोलबाला था पूंजीवाद में, सार्वजनिक क्षेत्र का बोलबाला रहा समाजवाद में। और इस व्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या था कि सार्वजनिक और निजी दोनों का एक प्रकार से बोलबाला रहा। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें इस एक दिन में चर्चा कर लूँगा इन सभी पर। तो ये हो गए आर्थिक प्रणाली के बारे में सारी चीज़ें। इसके अलावा अगला पॉइंट है बाजार प्रणाली। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से संबंधित है ये चीज़ें, बात ध्यान रखिएगा। बाजार प्रणाली की अगर बात की जाए तो बाजार के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा, पेपर 2 में आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे बाजार प्रणाली के बारे में। ठीक है, बाजार किसे कहते हैं भाई, बाजार क्या है, बाजार के बारे में बताएं तो डॉक्टर या प्रोफेसर मार्शल कहते हैं, या और इसके अलावा कुर्नो की भी परिभाषा इसी में, वो लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में बाजार शब्द का अर्थ किसी ऐसे स्थान विशेष से नहीं होता है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, वरन बाजार शब्द से उस समस्त क्षेत्र का बोध होता है जिसमें बेचने वालों और खरीदने वालों में इस प्रकार का प्रतियोगितापूर्ण व स्वतंत्र संबंध होता है कि उस सारे क्षेत्र में किसी वस्तु के मूल्य की प्रवृत्ति सुगमता व शीघ्रता से एक होने की पाई जाए। प्रोफेसर चैपमैन कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि बाजार शब्द किसी स्थान का बोध करे, बल्कि यह हमेशा किसी वस्तु या वस्तुओं तथा इनके क्रेता और विक्रेताओं से संबंधित होता है जिनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और बाजार की विशेषताएं भी कई सारी है। बाजार की विशेषताओं की बात की है तो सबसे पहली बात एक क्षेत्र होता है, इसके अलावा एक वस्तु, एक मूल्य, क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति। आप देखते हैं कि खास करके एक मूल्य में किसी वस्तु के बाजार के समस्त क्षेत्र में किसी वस्तु का मूल्य समान ही पाया जाएगा, लगभग यही होता है। एक वस्तु में अर्थव्यवस्था में आप देख, अर्थशास्त्र में बाजार एक ही वस्तु का होता है। इसके अलावा
आप देखते हैं खास करके क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति की, तो क्रेता और विक्रेता बाजार के मुख्य अंग होते हैं, बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसकी और विशेषता है स्वतंत्र और पूर्ण स्वतंत्रता। अर्थव्यवस्था में बाजार तभी होता है जब किसी वस्तु के खरीदार तथा बेचने वालों में ऐसा घनिष्ठ संबंध होता है कि वे एक दूसरे के से स्वतंत्रता पूर्वक और पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरे शब्दों में क्रेता और विक्रेता द्वारा आपस में सौदा होना चाहिए, परंतु सौदा करने में उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति यहीं पर सौदा। बाजार में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं पर कुछ भी ले सकता है। बाजार में आप देखते हैं एक ही दुकानें, मतलब कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे कि किराना की दुकान है तो 10-20 किराना की दुकान, मेडिकल की दुकान तो 10-20 मेडिकल की दुकान हो गई, पंचर बनाने वाली दुकान तो 10-20 पंचरें बना रहे हैं। तो ये इस प्रकार से, ठीक। और इसके अलावा आप देखते हैं बाजार के वर्गीकरण, बाजार कई प्रकार का होता है। एक शून्य प्रतियोगिता बाजार होता है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। शून्य प्रतियोगिता बाजार में आप देखते हैं कोई प्रतियोगिता नहीं होती, एकाधिकार बाजार जिसको कहते हैं, मोनोपोली। और इसमें क्या होता है कि जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, विक्रेता एक ही होता है। वो एक प्रकार से जो भी चाहता है वो ही करता है, अपना मूल्य निर्धारण करता है, ठीक है। विशुद्ध एकाधिकार में वस्तु के स्थापन नहीं पाए जाते हैं और उद्योग में अन्य फर्म प्रवेश नहीं कर सकती है। बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता इसमें, यानी कि कंपनी और इसमें कोई अंतर नहीं होता है। आपको पता होगा जो शून्य प्रतियोगिता बाजार होता है, जैसे कि मान लो एकाधिकार जिसको कहते हैं, एकाधिकार बाजार, उसमें क्या होता है कि एकाधिकार में आपको पता होगा, आपने कभी देखा होगा आपके बाज़ार में, अगर नज़दीक के बाज़ार में, जैसे एक होते है कि जिसको एजेंसी बोलती हो, कि एजेंसी उनके पास है, फलाने के पास इस प्रोडक्ट की एजेंसी है। तो एक कंपनी की एजेंसी जो होती है वो खास करके केवल वही व्यक्ति के पास वो सामान आएगा और किसी व्यक्ति के पास नहीं आएगा कंपनी से। तो कंपनी का एक प्रकार से डायरेक्ट एक बाजार में एक ही व्यक्ति के से संपर्क होगा, वो एजेंसी होगी, एक बाजार में एक एजेंसी। तो वो क्या हो गई, वो शून्य प्रतियोगिता यानी एकाधिकार हो गया। इसके अलावा एक होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसमें क्या होता है कि वस्तु की समान इकाइयाँ होती हैं, अलग अलग दुकानें होती हैं, क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, विक्रेता भी बहुत सारे होंगे, क्रेता भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वस्तु की केवल एक कीमत होती है, कोई आपको लूट नहीं पाएगा, साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है, फर्मों में के प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता होती है, कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, हस्तक्षेप रहित नीति और स्वतंत्र व्यापार नीति बनाई जाती है। कुल मिलाकर के आप देखते मान लेते हैं कि वही फैक्ट्री, जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी की फैक्ट्री थी तो उसने एजेंसी दे दी किसी व्यक्ति को, अब उसके लिए दूसरा वैकल्पिक स्रोत बना दिया गया, दूसरी कंपनी भी आ गई उसी वही प्रोडक्ट बना करके। ऐसे चीनी वाली ही मान लेते हैं, कोई दूसरी कंपनी की, मान लेते हैं कोई बजाज कंपनी की चीनी बना रहा है, मतलब बजाज कंपनी भी चीनी बनाती है, चिलवरिया भी चीनी बनाती है, और भी लोग चीनी बनाते हैं। तो मान लेते दोनों आ गई, दो की एजेंसी हो गई, तो फिर क्या होगा, 40 में अगर चीनी बजाज वाला बेचेगा तो 40 में चीनी उसको भी बेचना पड़ेगा, उस एजेंसी वाले को भी, तभी बिकेगी ना, अगर ज़्यादा बेचेगा तो फिर नहीं बिकेगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हो गई प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें प्रतियोगिता होती है। अच्छा, एक होती है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि व्यवहारिक जीवन में शुद्ध एकाधिकार अथवा पूर्ण एकाधिकार के लक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। वास्तविक बाजारों में अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहना उपयुक्त होता है, और आजकल के जो आप बाजार देखते हैं वो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार ही होते हैं खास करके। इसमें अल्पाधिकार होते हैं, द्वैधिकार होते हैं, जब बाजार में वस्तु के केवल दो विक्रेता ही पाए जाएं, तो ऐसी स्थिति में द्विविक्रेता एक प्रकार से अधिकार कहते हैं इसको, या एक प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसमें प्रतियोगिता तो एक प्रकार से नहीं होती, दो लोग मैनेज कर लेना आपस में बैठ करके, ठीक। अल्पाधिकार का मतलब कि जब बाजार में वस्तु के थोड़े विक्रेता होते हैं, 3, 4 या 5 होते हैं, तो उसको हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। अल्पाधिकार बाजार में कीमत निर्धारण भी दो विक्रेता अधिकार की भांति होता है। कुछ वस्तुओं के बाजार जैसे सीमेंट, पेट्रोल, ये सब अल्पाधिकार के उदाहरण है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, जैसे पेट्रोल टंकी एक ही होती है एक बाजार में, आप देखते हैं 1-2 हो सकती है, तो दो आपस में मैनेज कर लेते हैं कि भाई हाँ, हम तेल इतने में हमको बेचना है, इतने में तुमको बेचना है, या फिर एक प्रकार से आप देखें सीमेंट उसी प्रकार से उसी दाम में। तो ये चीज़ें, तो ये तमाम सारी चीज़ें, तो ये सब हो गए बाजार के बारे में चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। तो ये बाजार प्रणाली के बारे में कुछ बातें थी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बाजार को परिभाषित कीजिए, पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार में अंतर बताइए, तो आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। तो बाजार प्रणाली के बारे में आपने समझ लिया, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, इन सभी के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने सारी चीज़ों को समझा, जाना और परखा, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ क्लियर हो गई। फटाफट से बताने का जरूर प्रयास करिएगा। तो ये 5 टॉपिक्स अगर जिन लोगों ने तैयार कर लिए हैं, निश्चित तौर पर उनको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आसानी से आपका सारा काम होगा। और आपको बता दूं,
आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत आपको पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर में आप समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे तो आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इसके अलावा चतुर्थ सेमेस्टर में जब आप जाएंगे यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप क्या पढ़ेंगे, मुद्रा बैंकिंग एवं सार्वजनिक वित्त यानी मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। पंचम सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, 3 पेपर होगा। जब आप थर्ड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, पंचम सेमेस्टर और षष्ठम सेमेस्टर, यानी कि एक प्रकार से फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर जो होंगे, तो उसमें आपको फिफ्थ सेमेस्टर में 3 पेपर आपके होंगे। ठीक है, 3 पेपर कौन कौन से, पहला पेपर होगा पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, आर्थिक वृद्धि एवं विकास का, ठीक है, यानी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का। दूसरा पेपर होगा प्राथमिक सांख्यिकी का, यानी कि जो है एलिमेंट्री स्टैटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और जो तीसरा पेपर होगा पंचम सेमेस्टर में, वो जननांकिकी यानी कि डेमोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 पेपर आपके होंगे पंचम सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में। और थर्ड ईयर में जो आपका तीसरा सेमेस्टर होगा, मतलब कि जो षष्ठम सेमेस्टर होगा आपका, यानी कि 6 सेमेस्टर होगा थर्ड ईयर में, उसमें भी आपको 3 पेपर देना पड़ेगा। जैसे आप पहले थर्ड ईयर में 3 पेपर देते थे ना, 3 पेपर होता था एक विषय का, तो अब पंचम सेमेस्टर में भी 3 पेपर होगा और षष्ठम सेमेस्टर में भी 3 पेपर होगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। 3 पेपर कौन सा होगा, मतलब कि थर्ड जो है 6 सेमेस्टर में वो पेपर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा नैतिकता एवं अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा दूसरे पेपर में। और तीसरा पेपर जो होगा प्रारंभिक गणितनी एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स होगी उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेंगे। तो ये थे एक प्रकार से कुछ कुल मिलाकर के जो आर्थिक प्रणाली के बारे में सारी चीज़ें थी। मैंने आपको विस्तार से सारी चीज़ों को समझा दिया और इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। शुरुआत से आप सभी को पता होगा इसका, अगर वो आपको नहीं पता है तो आपको मैं समझा दूंगा सारी चीज़ों को, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है, हर चीज़ों के बारे में। ऑलरेडी सिलेबस आपको पता होगा, सिलेबस डाल दिया है मैंने यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा, सिलेबस पढ़ा हुआ होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको, आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 2022 की जो एक प्रकार से जो महासंग्राम वीडियोज़ है उनको देख लीजिएगा। ओके, उसमें हर एक चीज़ों को मैंने बताया है, ऑलरेडी हर एक चीज़ों को समझाया है। उसमें लगान मगान के बारे में, एकाधिकार के बारे में, पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, ठीक है, और तमाम सारी चीज़ों के बारे में हमने, व्यापार की शर्तें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सभी के बारे में, लाभ क्या होता है, लाभ के बारे में बताया है। लाभ क्या होता है, लाभ साहसी के एक प्रकार से कार्य का पुरस्कार होता है, जोखिम अनिश्चितता तथा नव परिवर्तन के लिए किए जाने वाला भुगतान होता है लाभ। तो लाभ एक प्रकार से आप देखते हैं कई सारे मामलों में लाभ होता है, कभी हानि भी होती है। तो ब्याज क्या होता है, ब्याज के तमाम सारे कीन्स के सिद्धांत हैं, मजदूरी, नगद मजदूरी, अवसर लागत, ठीक है, लगान, तो तमाम प्रकार की आय का वितरण, कीमत निर्धारण, साधन वितरण, राष्ट्रीय आय का वितरण कैसे होता है, सब कुछ हमको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में ही। कुल मिलाकर के माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक प्रकार से हम हर एक चीज़ों को समझेंगे, हर एक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, हर एक चीज़ों को जानेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, खास करके पहला प्रश्न जो आपसे यहाँ पर बन सकता है, यानी कि जो है फर्स्ट टॉपिक से अर्थशास्त्र के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा कि अर्थशास्त्र के बारे में आप बताएं, अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और अर्थशास्त्र की परिभाषा को देते हुए व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में संबंध बताइए। दूसरा आपसे प्रश्न दूसरे टॉपिक से आपसे बन सकता है, इस टॉपिक से कि महत्वपूर्ण उदाहरणों से आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा महत्वपूर्ण उदाहरणों से कि खास करके अर्थशास्त्र में आपसे इसमें प्रश्न पूछेगा, भाई क्या प्रश्न पूछेगा कि अवसर लागत, बजट प्रतिबंध या बहिर्भाव या बाह्यताएं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या एक प्रकार से आपसे पूछेगा बजट प्रतिबंध क्या है, अवसर लागत क्या है, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। तो आपको सेकंड से इन प्रश्नों के तैयार हो पाएंगे। इसके अलावा खास करके अगर मैं बताऊं आपको तो और भी तमाम सारे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। दुर्लभता और चुनाव की समस्या में आपको प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा कि जो है आर्थिक समस्या क्या है और यह क्यों उत्पन्न होती है। यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं को बताइए। वैसे इतना कठिन नहीं पूछेगा, आर्थिक समस्या क्या है, चुनाव की समस्या क्या होती है, आर्थिक समस्या मूलतः, चुनाव की समस्या स्पष्ट करें। कुछ ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो इस प्रकार से ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संसाधन आवंटन की समस्या में ये चीज़ें आती हैं। आर्थिक प्रणाली में मैंने आपको आर्थिक प्रणाली में तीनों आर्थिक प्रणालियों के बारे में आपको समझाया। तीनों आर्थिक प्रणालियों में मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया भाई,
तीनों आर्थिक प्रणालियों में पूंजीवादी, समाजवादी, इन सभी के स्वरूप के बारे में, विशेषताओं के बारे में, गुण दोषों के बारे में, सभी के बारे में बता दिया। तो कुछ भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा। चूँकि अर्थव्यवस्था के स्वरूप की बात की जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है ये मुक्त अर्थव्यवस्था होती है, जो एक प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है ये मुक्त अर्थव्यवस्था होती है। दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें कई सारे प्रश्न क्या बनेंगे। प्रश्न आपसे बन सकता है कि पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, पूंजीवाद की मुख्य विशेषताएं बताइए। या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पूंजीवादी की मुख्य विशेषताएं क्या है, समाजवाद उन्हें किस प्रकार बदलना चाहता है। या आपसे प्रश्न पूछेगा कि समाजवाद की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, किन दृष्टियों से समाजवाद पूंजीवाद से श्रेष्ठ है। या आपसे प्रश्न पूछेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए, उसकी विशेषताओं को बताइए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। या पूंजीवादी प्रणाली के 4 गुण बताइए। छोटे प्रश्नों में आपसे पूछेगा समाजवाद की विशेषता बताओ, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करो, ऐसे प्रश्न पूछेगा। आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपने अंक को प्राप्त कर सकेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण थे, जो कि मैंने आपको बताए। इसके अलावा मांग और पूर्ति भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके इसमें, चूंकि मांग और पूर्ति पर, डिमांड एंड सप्लाई पर ही पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। डिमांड और सप्लाई के बारे में मैंने आपको बताया या नहीं बताया, खास करके डिमांड जो होती है, चूँकि आवश्यकता जब होगी तभी ना कोई चीज़ एक प्रकार से मांग बढ़ेगी। इच्छा, आवश्यकता, मांग, इन तीनों में अंतर होता है। आवश्यकता एवं मांग में अंतर होता है। इच्छा किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा होती है। एक व्यक्ति या एक महान अभिनेता या एक महान पत्रकार बनना चाहता है, या एक बहुमूल्य रेडियो या कार रखना पसंद करता है, ये सब उसकी क्या है, इच्छा है। तो इच्छा जो होती है उसकी संतुष्टि के लिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति के पास साधन मौजूद हो। साधन तो मुद्रा के रूप में होते हैं, और मतलब पैसा है तो सब चीज़ हो सकता है। तो एक प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब व्यक्ति के पास इच्छा की संतुष्टि करने के आवश्यक साधन हो तब वह इच्छा आवश्यकता कहलाती है। ठीक, इसके अलावा जब उपभोक्ता वास्तव में वस्तु खरीदता है तो इसको हम मांग कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब वस्तु को खरीदने की तत्परता से बाज़ार को जाता है, या बाज़ार तो जाता है किंतु वस्तु को खरीद नहीं पाता है, तब उसकी इच्छा आवश्यकता कही जाएगी। ये बात भी ध्यान रखेंगे। यानी कि मांग में खासकर इच्छा, आवश्यकता और मांग, ये 3 शब्द हैं, तीनों की अलग अलग मीनिंग मैंने बता दी। इच्छा जो होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा, इच्छा कहलाती, डिजायर कहलाती है। आवश्यकता, जब व्यक्ति के पास इच्छा की संतुष्टि करने के लिए आवश्यक जो साधन होते हैं वो तो होते हैं, तो वो इच्छा कहलाती है। ठीक है, वो इच्छा क्या कहलाती है, आवश्यकता कहलाती है। और इसके अलावा जब वह उपभोक्ता जो होता है वास्तव में क्या होता है, वस्तु को खरीदता है बाजार में जा करके, तो उस क्रिया को हम मांग कहते हैं। ठीक, मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई पर पूरा का पूरा जो है अर्थशास्त्र टिका हुआ है। ठीक है, और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, हर एक पॉइंट को मैंने समझाया आपको अच्छे तरीके से। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे और पढ़ने में। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।